हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हॉलीवुड मूवीज इनसाइड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2022 में आई हॉलीवुड मूवी मून फॉल की, जिसकी IMDb रेटिंग 5.2 है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह 2011 का समय है और एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर 3 एस्ट्रोनॉट होते हैं, ब्रायन, मार्कस तथा जो। ब्रायन और मार्कस सैटेलाइट को बाहर से रिपेयर कर रहे होते हैं और जो उनको अंदर से कमांड दे रही होती हैं। लेकिन रिपेयर करते समय ब्रायन मार्कस के पीछे एक अजीब सी चीज को अपनी तरफ आते हुए देखता है और वह तुरंत ब्रायन को बताता है। इस अजीब सी चीज को मूवी में स्वॉर्म कहा गया है। वह इन लोगों पर हमला कर देती हैं। इस स्वॉर्म अटैक से शटल तेजी से घूमने लगता है, जिससे जो बेहोश हो जाती है। इस एक्सीडेंट के कारण मार्कस स्पेस में कहीं दूर चला जाता है, लेकिन ब्रायन का शरीर शटल से बंधा हुआ होने के कारण वह बच जाता है। ब्रायन किसी तरह शटल के अंदर आता है और मार्कस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। फिर ब्रायन काफी मुश्किल से शटल को कंट्रोल करता है और जो को होश में लाता है। वह देखता है कि जिस स्वॉर्म ने उन पर अटैक किया था वह वापस मून की तरफ जा रहा है और अब यह लोग अर्थ पर आते हैं और इस हादसे के कारण ब्रायन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्योंकि कोई भी स्वॉर्म अटैक की बात पर बिलीव नहीं करता और मार्कस की मौत की वजह को मेस्टेरॉइड के टकराने की वजह और ह्यूमन एरर के कारण होना बताया जाता है। इस कारण ब्रायन को जॉब से निकाल दिया जाता है। ब्रायन इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अकेला रहने लगता है। इस हादसे के कारण उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़कर चली जाती है, जिसके साथ उसका बेटा भी होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही 10 साल निकल जाते हैं, जिस बीच केसी हाउसमैन नाम का शख्स दिखाया जाता है, जिसे साइंस का काफी नॉलेज है और साथ ही साइंस उसे काफी पसंद भी है। इस बीच वह अपने डेटा की मदद से जानने में कामयाब हो जाता है कि मून अपने मूल ऑर्बिट से हिल चुका है और यह बात वह नासा को बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसकी बात को प्रैंक कॉल समझकर काट देती है। इस बीच हम देखते हैं कि केसी अपनी सारी डिटेल लेकर ब्रायन के पास जाता है, जो कि अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान होता है। अब जब केसी उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि मून अपने मूल ऑर्बिट से हिल चुका है, तो ब्रायन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे अपने वर्क प्लेस से भगा देता है। इस बीच हम ब्रायन के बेटे सोनी को देखते हैं, जो हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। ब्रायन उसे छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पाता। इस बीच ब्रायन यह नोटिस करता है कि केसी ने अपनी रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश कर दिया था, जिसकी वजह से पब्लिक काफ़ी पैनिक हो जाती है। इधर हम जो को देखते हैं, जो कि नासा में मून पर रिसर्च कर रही होती हैं। उसे उसके एम्प्लॉयज मून के बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं कि मून के बीच में काफ़ी बड़ा होल है और साथ ही उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 21 दिनों के बाद मून अर्थ से टकराने वाला है। अब हम देखते हैं कि ब्रायन अपने घर पर अकेला होता है और वह न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि मून अर्थ से टकराने वाला है, उसके टुकड़े अर्थ पर गिरेंगे और अर्थ क्रैश हो जाएगी। अब ब्रायन को केसी पर भरोसा होने लगता है, इसलिए ब्रायन वापस स्कूल जाता है और डस्टबिन से केसी के वह सारे पेपर वापस इकट्ठा करता है और उन पर उसे केसी की वेबसाइट मिलती है। उस वेबसाइट पर केसी का एक वीडियो था, जिसमें दिखाया गया था कि जो भी उसकी थ्योरी पर भरोसा करता है उन्हें एक मोटल में आकर मिलना है। ब्रायन वहाँ पर पहुँच जाता है और केसी से पूछता है, यह सब तुमने नासा से पहले कैसे पता लगा दिया? केसी उसे बताता है कि वह कई सालों से मेगा स्ट्रक्चर प्लेनेट पर स्टडी कर रहा है। मेगा स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा उपग्रह जो अंदर से पूरा खाली होता है। केसी उसे बताता है कि मून ही वह मेगा स्ट्रक्चर है, इसका उसे आइडिया नहीं था। केसी ब्रायन को बताता है कि मून के कोर में कुछ हलचल हुई है, जिसके कारण मून अपना मूल पाथ बदल रहा है। यह सब कुछ गलती से नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। केसी अब ब्रायन को अपनी एलियन थ्योरी को बताता है। शायद कोई एलियन होगा जो जानबूझकर यह सारा ऑपरेट कर रहा है। यह सब कुछ जानकर या सुनकर ब्रायन काफ़ी हैरान होता है। इनकी बातचीत चल ही रही होती है कि बाहर मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि धीरे धीरे पूरा शहर पानी में डूबने लगता है और वे किसी तरह मोटल की छत पर जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि पूरा शहर पानी में डूब रहा है। दूसरी तरफ हम नासा को देखते हैं, जहां पर जो कुछ लोगों की टीम मेंबर्स रेडी करती हैं और उन्हें स्पेस में भेजती हैं, ताकि वे पता कर सके एक्चुअल में मून पर हो क्या रहा है। जहाँ पर ये लोग जैसे ही मून पर पहुँचते हैं तो उन पर वही क्रिएचर हमला कर देता है, जिस वजह से उन सभी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है, जिसे देखकर जो को यह पता चलता है कि वह कोई क्रिएचर नहीं, बल्कि वह नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बनी है। उस चीज़ से डरकर जो के सीनियर यह कहते हैं कि हमें यहाँ पर काम नहीं करना, अब उन्हें अपनी फैमिली को सेव करना है। साथ ही नासा के सीनियर उसे नासा की कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में भी बताते हैं, जिसे स्टडी करने के लिए जो उनके रिकॉर्ड रूम में जाती है। वहाँ जाकर वह ब्रायन की वही रिपोर्ट चेक करती हैं जब वह उसके साथ ट्रेवल कर रही थी, जिस क्लिप को देखकर उसे समझ आ जाता है कि ब्रायन सच कह रहा था। इसके साथ ही उसकी मुलाकात एक और शख्स से होती है, जो यह बताता है कि नासा को इन सारी चीज़ों के बारे में 1969 में ही पता चल गया था, जिसके बाद उन लोगों ने एक मिलिट्री ऑपरेशन भी स्टार्ट किया था ताकि वह उस चीज़ को मार सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उनके पास बजट कम होने की वजह से वह मिशन पूरा नहीं हो पाया था। अब यहाँ से जो निकलकर सीधा मिलिट्री से कांटेक्ट करती हैं, जो उसका साथ देने से मना कर देते हैं और साथ ही यह भी साफ कर देते हैं कि वह जल्द ही मून पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं ताकि वे लोग सर्वाइव कर सकें।
अब जो केसी की मदद लेने के लिए उसको ट्रैक करके ढूंढती हैं और वे उसके मोटल पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रायन भी उसे मिलता है। केसी और ब्रायन को नासा के टूटे फूटे बिल्डिंग में लाया जाता है अब जो उनसे मिलने के लिए आती हैं। अब जो ब्रायन को सारी सिचुएशन बताती हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और ब्रायन को अपने साथ काम करने के लिए कहती हैं। ब्रायन साथ देने के लिए मान जाता है, बदले में वह सनी को छुड़ाने उसकी बेल कराने की बात करता है जिस पर जो मान जाती हैं। अब जो और ब्रायन एक इनकम्प्लीट स्पेस शटल नासा सेंटर लेकर आते हैं और उसे तैयार करने लगते हैं। उधर मून की बढ़ती ग्रेविटी के कारण पूरी धरती विनाश के कगार पर पहुंचने लगती है। अब जो और ब्रायन का यह प्लान होता है कि वह स्पेस शटल की मदद से मून पर जाएंगे और वहां पर उस स्वॉर्म को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि इस स्वॉर्म की वजह से मून अपने मूल ऑर्बिट से हटकर पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। अब सनी भी उस बिल्डिंग में आ जाता है जिसे देख ब्रायन काफी खुश होता है। अब केसी, ब्रायन और जो स्पेस शटल को तैयार करने लग जाते हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है जिससे इसके स्पेसक्राफ्ट के इंजन को काफी नुकसान पहुंचता है, यानी कि अब उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं बचे थे मून पर जाने के लिए। यह सब कुछ देखकर जो अब हारने लगती हैं और वह अपने टीम मेंबर्स को कहती हैं कि वह अपने अपने घरों में चले जाएं, जिससे सारे लोग वहां से निकलकर चले जाते हैं। अर्थ पर बैठे लोग अब मून को अपनी आंखों से देख पा रहे थे, वह काफी नजदीक आ गया था। ब्रायन भी अब काफी अपसेट होता है क्योंकि यह ऑपरेशन ऑलमोस्ट फेल हो चुका था। अब जो निराश बैठी हुई होती हैं, अब जो देखती हैं कि मून की ग्रेविटी में काफी बड़ा बदलाव आ रहा है, तभी ब्रायन को एक आइडिया आता है। वह मून की बढ़ती हुई ग्रेविटी के थ्रू स्पेस शटल को मून पर ले जाने का प्लान बनाते हैं। अब इनके पास स्टाफ तो होता नहीं, इसलिए ब्रायन, जो और केसी तीनों ही उस स्पेस शटल में चले जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ी सुनामी शहर को तबाह करते हुए इनकी तरफ आ रही होती है। इनके पास समय बहुत ही कम होता है, इन्हें अब जैसे तैसे 3 सेकंड के अंदर ही अपने स्पेस शटल को इग्निशन करना होता है और किसी प्रकार ये स्पेस शटल को इग्नाइट करके ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद मून इनके शटल को अपने आप अपनी तरफ खींचता चला जाता है, लेकिन मून से निकलने वाले मीटियोर इनके शटल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और वे मून के उसी होल के पास क्रैश हो जाते हैं जहां से वह स्वॉर्म अटैक करता था। अब वे लोग मून पर लैंड करते हैं और अपने स्पेसक्राफ्ट को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो रहा था। अब हम मून पर देखते हैं केसी अपने फोन से मून की पिक्चर ले रहा होता है और ब्रायन न्यूक्लियर बम को लेकर उसको स्पेस में छोड़कर वापस शटल में आता है। थोड़े समय बाद वह स्वॉर्म मून के होल से बाहर निकलता है, लेकिन वह बम के नजदीक जाने के बजाय उस स्पेस शटल की तरफ आने लगता है। यह देखकर जो रिमोट कंट्रोल जिससे न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट करना होता है उसे डिस्ट्रॉय करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज के कारण ही वह स्वॉर्म उनकी तरफ आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी स्वॉर्म उनके पास आ रहा था। यह देख जो अपने आसपास देखने लगती हैं और उसे केसी के पास मोबाइल दिखता है जिसे वह तोड़ देते हैं। जैसे ही वह मोबाइल को तोड़ती हैं, वह स्वॉर्म अपने आप वापस मून की तरफ जाने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि स्वॉर्म ऐसी ही चीज़ों को डिटेक्ट करता है जो ऑर्गेनिक और सिग्नल देती हो। अब इनका स्वॉर्म को मारने का फर्स्ट टाइम प्लान फेल हो चुका था, इसलिए ये बम को वापस शटल के अंदर लाते हैं और उस शटल को उसी होल के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ से वह स्वॉर्म बाहर आया था। मून के 20 फुट अंदर जाने के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट खुद ब खुद चलने लगता है, जैसे कोई ऑटोमेटिक उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। और देखते ही देखते 30 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वे देखते हैं कि मून सच में एक मेगा स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही वापस इनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑन होते हैं, वह स्वॉर्म वापस इनके पीछे लग जाता है। लेकिन इनका शटल एक गेटवे के अंदर घुस जाता है और वह गेट अपने आप बंद हो जाता है। अंदर अजीब ऐसे एटमॉस्फेयर के कारण ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। पीछे पड़ा हुआ स्वॉर्म उस गेट को नहीं तोड़ पाता। अब होश में आने पर जो और केसी देखते हैं उस इन्वायरमेंट में ग्रेविटी है और ऑक्सीजन है, लेकिन वहाँ पर ब्रायन नहीं था और वह बाहर आकर के ब्रायन को ढूंढने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं जो खुद को एक क्लोज रूप में पाता है और उसे अपना बेटा दिखाई देता है जहाँ वह छोटा बच्चा था। यह एक तरह का एआई था। ब्रायन उस एआई को कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तब वह एआई कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी मेमोरी को पढ़कर यह एक फ्रेंडली इंसान का चेहरा बनाया है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। वह एआई बताता है कि मैं कोई और नहीं, तुम्हारा पूर्वज हूँ। यह सुनकर ब्रायन काफी हैरान होता है। वह कहता है कि आज से करोड़ों साल पहले इंसानों के जो भी पूर्वज हुआ करते थे वह हाईली इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे और उन्होंने कई सारे प्लेनेट बनाए और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाया था और काफ़ी पीसफुली वे लोग अलग अलग प्लेनेट पर रहा करते थे। लेकिन इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह सेल्फ अवेयर होते गया और एक दिन उसने खुद की आर्मी बनाई और वह पूरी तरह से एविल बनकर एक स्वॉर्म बन गया और उसने अपनी आर्मी के साथ मिलकर उस समय के इंसानों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन इंसान भी कम नहीं थे, उन्होंने इसका काफ़ी मुकाबला किया। अलग अलग प्लेनेट पर जाकर उन्होंने यह लड़ाई लड़ी, यानी कि यह एक इंटरगैलेक्टिक वार था। लेकिन समय के साथ साथ इंसानों की एनर्जी और आबादी घटती चली गई। दरअसल अर्थ इन एडवांस इंसानों के द्वारा बनाया गया था और मून भी अर्थ की ग्रेविटी के लिए बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने अर्थ पर खुद का डीएनए डाला ताकि सदियों के बाद इवोल्यूशन होकर वहां पर भी इंसान बसे। स्वॉर्म के साथ इस लड़ाई में ह्यूमंस मारे गए, लेकिन उन्होंने अपना एक सबकॉन्शियस
एआई स्टोर किया और उसे स्वॉर्म के छुपाने के लिए मून के ही कोर में रख दिया और इस सबकॉन्शियस एआई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया। लेकिन स्वॉर्म जो पूरे ब्रह्मांड में इंसानों की खोज कर रहा था, उसे इस सबकॉन्शियस एआई और इंसानों के बारे में पता चल गया और वह कंटिन्यूअसली मून में बसे सबकॉन्शियस एआई को मारना चाहता था। लेकिन उस स्ट्रक्चर के कारण यह पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस स्वॉर्म ने इस सबकॉन्शियस एआई और इंसानों को मारने के लिए एक तरीका खोजा और मून को सीधा अर्थ पर क्रैश करने का ठान लिया, जिससे इंसान और यह सबकॉन्शियस एआई दोनों डिस्ट्रॉय हो जाए। यह स्वॉर्म जब बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक तरंगे साथ में हो तभी उसे ढूंढ पाता है। आगे वह एआई कहता है कि अगर आपके लोगों को बचाना है तो उसे किसी भी तरह इस स्वॉर्म को मारना होगा, जिसके लिए उस एआई को ब्रायन की हेल्प चाहिए। सारी हकीकत जानने के बाद ब्रायन भी उस एआई की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह एआई उनके न्यूक्लियर बम के रिमोट कंट्रोल और स्पेस शटल को तैयार कर देता है, जिसके बाद ब्रायन उस रूम से बाहर आता है और जहां पर वह जो और केसी से मिलता है। ब्रायन उनको उस पर सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि मून को वापस अपने ऑर्बिट में लाने के लिए उन्हें स्वॉर्म को मारना होगा। दूसरी तरफ हम अर्थ पर देखते हैं, जहां पर मिलिट्री मून पर न्यूक्लियर अटैक करने वाली होती है, लेकिन डग सबको गन पॉइंट पर रखकर इस न्यूक्लियर अटैक को रोकता है। अब हम स्पेस में देखते हैं, ये तीनों भी अपने स्पेस क्राफ्ट को लेकर वापस उस स्ट्रक्चर से बाहर निकलते हैं जहां पर उनके साथ न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता है। यहाँ पर ब्रायन जैसे ही स्वॉर्म उनके नज़दीक आने लगता है, दूसरे चैम्बर में जाकर बम के साथ खुद को रिलीज कर स्पेस में ब्लास्ट करने वाला था ताकि वह स्वॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसके लिए जो और केसी मना करते हैं। इसलिए केसी बिना कुछ कहे उस पोर्ट में चला जाता है। ब्रायन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केसी उसे कहता है कि उसकी माँ को उसकी बहादुरी के किस्से बनाना उसका बेटा स्पेस में जाकर आया था और वह खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए पोर्ट डिटेक्ट कर देता है। उसके पीछे ही स्वॉर्म होता है। अब वह स्वॉर्म उसके पास आने लगता है। केसी रिमोट के जरिए ब्लास्ट कर देता है और उस स्वॉर्म में केसी मारा जाता है और उसी के साथ ब्लास्ट में स्वॉर्म भी मारा जाता है। लेकिन केसी खुद का सेक्रीफाइस करता है। यहाँ पर उनकी शटल उस होल से बाहर आती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मून अर्थ को एक्चुअल में टच करने ही वाला होता है। इसलिए जैसे ही वह मून से निकलते हैं सीधा अर्थ पर लैंड हो जाते हैं। जैसे ही वह स्वॉर्म मारा जाता है, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस वापस बढ़ने लगती है और मून धीरे धीरे वापस अपने ऑर्बिट में चला जाता है और इस तरह कुछ ही घंटों में सब कुछ सामान्य हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हम उस स्ट्रक्चर में केसी को देखते हैं, जो अपने माँ और कुछ लोगों के साथ उस एआई के सामने होता है, क्योंकि उस एआई ने केसी को बचा लिया होता है और अपना सारा नॉलेज इंसानों के साथ शेयर करता है ताकि ह्यूमंस एडवांस बन जाए। और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की और मूवीज़ पाने के लिए चैनल पर बने रहे।